Hello guys, this is Shoaib Khan and welcome to my English lecture. And today we will be talking about one of the topics and the topic is about causative verb. अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इस चीज़ को समझने के लिए अपने आप से आप 3 क्वेश्चंस पूछना है। और वो 3 क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ये causative verb क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये causative verb हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि causative verb का फंक्शन क्या है। अच्छा दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अच्छा दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये causative verb क्या है। तो अच्छा, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The causative verbs are the verbs that are used to indicate that one person causes another to do something for him. अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब है कि जब आप एक दूसरे बंदे को कास्ट करते हैं, उससे अपना काम करवाते हैं, तो उस वक्त जो है ना हम causative verb इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर काम खुद करते हैं, लेकिन कभी कभार हम मसरूफ़ होते हैं या कोई और काम होते हैं, तो इस वजह से हम काम नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने काम दूसरों से करवा देते हैं, जो भी हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। लेकिन जब आप दूसरों से अपने काम करवाते हैं तो उस वक्त आपको causative verb इस्तेमाल करने पड़ेगी। अच्छा, तो हमें तो ये मालूम हुआ कि causative verb हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जब हमें दूसरों से काम करवाना है। तो इंग्लिश में इसे बहुत सारे causative verbs हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास 3 वर्ब्स हैं। पहला तो हमारे पास है हैव, गेट एंड मेक। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा causative verbs हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जो है वो है 3 verbs, that is make, get and have। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हमारे पास है make, कि make हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। The causative verb make is used to express that someone has forced someone else to do something। तो इसका मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे को फोर्स करता है अपने काम करवाने पर, या अपने जो भी काम हो वो उसको फोर्स करता है और उनसे वो काम करवाता है, तो उस वक्त जो है ना हम मेक इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभार लोग हमारे काम नहीं करते, हम उसको जो है ना फोर्स करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए करो, तो उस वक्त जो है ना हम मेक इस्तेमाल करेंगे। और इसके सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर हमारे पास है, पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू मेक अली वीव, तुम अली को रुलाते हो। तो यहाँ पर अगर देखें, अली खुद नहीं रोता बल्कि आप रुला रहे हो, बल्कि आप उसको रुलाते हो। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, दैट इज़ यू है, और इसके बाद जो causative verb है वो है हमारे पास make, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास अली है, और इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। याद रखें, यहाँ पर आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, लेकिन इसके साथ कोई भी या ES या ED ये नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन जहन में याद रखिए, अगर आपने टेंस के मुताबिक चेंजेस लेकर आना है तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया मेक, तो इसमें हम टेंस के मुताबिक चेंजेस लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करूँगा तो ये होगा, यू आर मेकिंग अली वीप, तुम अली को रुला रहे हो। यू हैव मेड अली वीप, तुम अली को रुला चुके हो। You have been making Ali weep for 2 hours, तुम 2 घंटे से अली को रुला रहे हो। You made Ali weep, तुमने अली को रुलाया। You did not make Ali weep, तुमने अली को नहीं रुलाया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो चेंजेस लेकर आए टेंस के मुताबिक, वो सब्जेक्ट के पास जो बाद जो वर्ब है उसमें हमने चेंजेस लेकर आए हैं। तो इसी तरह आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अच्छा, द causative verb make के बाद हमारे पास जो दूसरा causative verb है वो है have। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे पास causative verb have है हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फंक्शन क्या होगा। The causative verb have verb is used when someone does something for you because you pay or ask him to do it।
اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں یا ان کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک کام کریں، تو اس وقت جو ہے نا ہم کازیٹیو ورب ہیو استعمال کریں گے۔ اچھا، ہمیں تو معلوم ہوا کہ جی ہیو جو ہمارے پاس کازیٹیو ورب ہے کہاں استعمال کرنا ہے، لیکن اس کو صرف جاننا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ اس کا سٹرکچر کس طرح ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کازیٹیو ورب ہیو ہے اس کے دو سٹرکچرز ہیں۔ پہلا سٹرکچر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ہیو، اور یہ ٹینس کے مطابق یا پرسنس کے مطابق چینج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہیو ہے، اگر وہ اس کے سامنے جو سنگولر سبجیکٹ ہو، مطلب ہی شی ایٹ ہو، یا سنگولر ناؤن ہو، تو تب یہ ہیز بھی بن جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹینس کے مطابق چینج کیا جائے گا تو ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر پلس اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ آ جائے گا، اور پلس پاسٹ پارٹیسپل جس کو ہم آسان الفاظ میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ تھرڈ فارم آف ورب، مثال کے طور پر گان، فکسڈ، واچڈ، یہ سب جو ہے نا ہمارے پاس پاسٹ پارٹیسپل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آئی ہیو مائی کار فکسڈ، تو اس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس سبجیکٹ کیا ہے، آئی ہے، اور اس کے بعد کازیٹیو ورب ہیو ہے، اور پھر اس کے بعد آیا ہے مائی کار، یہ سبجیکٹ بن گیا، اور پھر ہم نے پاسٹ پارٹیسپل استعمال کیا جو ہے فکسڈ، تو میں اپنا کار ٹھیک کرواتا ہوں۔ So you can see here it is, or we can say that simply the use of causative verb have. اور مثال کے طور پر اگر I کے بجائے he ہوتا تو پھر کیا ہوتا، he has his house cleaned، وہ اپنا گھر صاف کرواتا ہے، وہ خود نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کرواتا ہے، کیونکہ شاید انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہوں گے کہ ان کے لیے وہ کام کرے۔ He had his house cleaned، اس نے اپنے گھر صاف کروایا، تو یہ ہمارے پاس پاسٹ ٹینس ہے۔ اوکے، آئی ایم ہیونگ مائی کار فکسڈ، میں اپنا کار ٹھیک کروا رہا ہوں، یہ ہمارے پاس پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ آئی واز ہیونگ مائی کار فکسڈ، میں اپنا کار ٹھیک کروا رہا تھا، تو یہ ہمارے پاس بن گیا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو اسی طرح جو ہمارے پاس سبجیکٹ کے بعد جو ورب ہے ہیو ہے، اس میں چینجز ٹینسز اور یا سبجیکٹس کے مطابق لے کر آنا ہے۔ اچھا، جو دوسرا کازیٹیو ورب ہیو کا ہمارے پاس سٹرکچر ہے وہ ہے سبجیکٹ پلس ہیو پلس آبجیکٹ پلس بیس فارم آف ورب پلس ریسٹ آف سینٹینس۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد کازیٹیو ورب ہیو ہے، اور یہ ٹینس کے مطابق یا سبجیکٹ کے مطابق چینج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سبجیکٹ سنگولر آ جائیں تو پھر یہ ہیز بن جائے گا، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ آ جائے گا، اور پھر بیس فارم آف ورب۔ بیس فارم آف ورب جس طرح آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ورب جو ایس یا ای ایس یا ای ڈی سے بغیر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر واک، ایٹ، اسپیک، ٹاک، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، بیس فارم آف ورب ہیں۔ تو مثال کے طور پر دیکھیں، ہی ہیز علی رائٹ ہز لیٹر، تو اگر اس سینٹینس کو آپ انالائز کریں سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ آیا ہے وہ ہے ہی، اور پھر اس کے بعد ہے کازیٹیو ورب ہیز، کیونکہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہی ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یا ہی شی ایٹ یا سنگولر نہ ہو تو پھر ہیز بن جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس آبجیکٹ آیا ہے وہ علی ہے، اینڈ دین بیس فارم آف ورب ہے رائٹ ہز لیٹر، تو وہ علی سے خط لکھواتا ہے، وہ خط نہیں لکھتا بلکہ وہ علی سے لکھواتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اور بھی سینٹینسز کریٹ کر سکتے ہیں اسٹرکچر کو فالو کرتے ہیں۔ He always has me do his work، وہ ہمیشہ مجھے اپنا کام کرواتا ہے۔ He will have Javed do his work، وہ اپنا کام جاوید سے کرائے گا۔ لیکن اگر آپ سینٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں بتانا چاہتے ہو تو وہ کس طرح ہوگا، دیکھیں، I am having painter paint my house، میں پینٹر سے اپنا گھر پینٹ کروا رہا ہوں، میں خود نہیں کرتا بلکہ میں نے ان کو پیسے دیے ہیں تو اس لیے وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ I had Ali complete my work، میں نے علی سے اپنا کام مکمل کروایا، میں نے خود نہیں کیا تھا بلکہ علی سے کروایا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ میں یا ٹھیک نہیں ہوں یا میں بہت بزی ہوں تو اس لیے میرے لیے وہ کام کریں۔ اچھا، جو ہمارے پاس کازیٹیو ورب ہیو ہے اس کے حوالے سے ہم نے تقریباً 2 اسٹرکچرز استعمال کیے۔ ان 2 اسٹرکچرز میں جو ڈفرینس ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو
जो है ना जिससे काम करवा रहे हो अगर उसका नाम मेंशन करना चाहते हो तो तब आपने ये सेंटेंस इस्तेमाल करना है या ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं ये कह दूं कि आई हैव अली कंप्लीट माय वर्क, मैं अपना काम अली से कंप्लीट करवाता हूँ या मैं अपना काम अली से मुकम्मल करवाता हूँ, तो इसमें आप जानते हैं कि मैं अपना काम किससे करवाता हूँ, वो अली से करवाता हूँ। तो इसी वजह से इसमें इसको ग्रामर में एक्टिव कॉजेटिव भी कहा जाता है। और जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका मकसद ये है कि अगर आप ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि अपना काम जो आप करवाते हैं किससे करवाते हैं, तो तब जो है ना ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कह दूँ कि आई हैव माई वर्क कंप्लीटेड, मैं अपना काम कंप्लीट करवाता हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल करवाता हूँ, तो इसमें जो है ना मैंने वो शख्स जिक्र नहीं किया जिससे मैं अपना काम करवाता हूँ। अच्छा, मेक और हैव कॉजेटिव वर्ब के अलावा जो हमारे पास तीसरा कॉजेटिव वर्ब है वो है गेट। तो आइए देखते हैं कि गेट हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। द कॉजेटिव वर्ब गेट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब कन्विंसिंग और इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग। गेट हम तब इस्तेमाल करेंगे कि जब आप किसी और को कन्विंस करते हो या उनको इनकरेज करते हो कि आपके लिए वो काम करें। मिसाल के तौर पर आप बीमार हो और अपनी दोस्त को जो है ये रीज़न देते हो कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने आपके लिए बहुत काम किए थे जब आप खुद बीमार थे, तो इस वक्त जो है ना यहाँ पर आप कन्विंस करते हो। लेकिन जब उनसे अपना काम करवाते हो तो उस वक्त जो है ना आपने गेट इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले आपने जो है ना सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, फिर इसके बाद कॉजेटिव वर्ब है जो गेट है, गेट इस्तेमाल करना है। ये सेंटेंस के हवाले से बात की जाए तो ये डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो और इसमें सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर ये गेट्स बन जाएगा। अगर पास्ट टेंस हो तो फिर ये गॉड बन जाएगा। और इसके बाद हमने जो दूसरे सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर्स में बेस फॉर्म फॉर इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। इन्फिनेटिव जिस तरह आप जानते हैं वो हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिसके इसको टू इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर टू गो, टू वॉश, टू ईट, टू स्पीक, टू स्विम, ये हमारे पास इन्फिनेटिव्स हैं। इसमें हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। मिसाल के तौर पर ही गेट्स जावेद टू कंप्लीट हिज वर्क, वो जावेद से अपना काम मुकम्मल करवाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वो खुद नहीं करता बल्कि वो जावेद को कन्विंस करके वो अपना काम करवाता है। अगर ये जो है ना पास्ट टेंस में होगा तो किस तरह होगा, ही गॉट मी टू कंप्लीट हिज वर्क, वो मुझसे अपना काम मुकम्मल करवाया। ये हमारे पास हुआ गेट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास है कॉजेटिव वर्ब है, इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसी तरह गेट का भी दो स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर जो था हमने डिस्कस किया, जो दूसरा है वो देखते हैं। सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, फिर इसके बाद हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है वो टेंस के हवाले से चेंज किया जाएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट देन पास्ट पार्टिसिपल। मिसाल के तौर पर आई गेट माई वर्क कंप्लीटेड, ही गॉट हिज कार फिक्स्ड, ही हैज़ गॉट हिज कार फिक्स्ड, दे गॉट देयर हाउस पेंटेड। तो ये हमारे पास हुआ मतलब गेट के दो स्ट्रक्चर्स। अगर आप मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।